आज अपन नया विषय हिस्ट्री में, इसका नाम है हमारे अतीत एक में पार्ट 1 शुरू करेंगे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। जैसे कि प्रश्न में पाठ में ही दिया गया है कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें इतिहास से प्राप्त होता है कि ये क्या चीज़ है, कब, कहाँ और कैसे, कि कोई भी घटना कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी, क्यों हुई थी। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें इतिहास का अध्ययन करने से प्राप्त होती है। रशिता बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। अखबार पढ़ते पढ़ते एकदम उसकी नज़र एक समाचार पर पड़ी। वहाँ लिखा हुआ था 100 साल पहले। तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अब वो अचानक से आश्चर्य में पड़ गई कि 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे पता लगा सकते हैं। तो कैसे पता लगा सकते हैं, तो यह जानने के लिए देखो कल क्या हुआ था। कोई हमें से पूछ लेता है कल क्या हुआ, तो हम कह देंगे टीवी देख रहे थे या रेडियो सुन रहे थे या अखबार पढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन फिर कोई पूछता है कि साल भर पहले क्या हुआ था, तो वो भी हम अब किसी और से जानकारी लेके हम बता देंगे कि भाई साल भर पहले क्या हुआ था। लेकिन अगर कोई कह दे कि 100 साल पहले क्या हुआ था, तो हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम कैसे बता सकते हैं? इतिहास का अध्ययन करके हम ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे और वो क्या क्या करते थे, कैसे थे। आखेटक थे, पशु पालते थे, खेती करते थे, राजा थे, व्यापार करते थे, पूजा पाठ करते थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, कलाकार थे, संगीतकार थे और वैज्ञानिक। तो इन सब के जीवन के बारे में जानकारियाँ हम हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे या कौन सी कहानियाँ सुनते थे या कौन से नाटक देखते थे या कौन कौन से गीत गाते थे। तो इन सब की जानकारी हम इतिहास के अध्ययन से प्राप्त करते हैं। अब लोग कहाँ रहते थे, तो मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे फलों, जड़ों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे। अब कई लाखों वर्षों पहले मनुष्य को कोई जानकारी नहीं थी, एक आदि मानव जैसा था, उसे कोई समझ नहीं थी। तो वो अब मनुष्य जानकारी तो नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे पहली आवश्यकता क्या थी? पानी और भोजन। तो पानी के लिए पहले आज जैसे पाइप वगैरह सारे व्यवस्था है हमारे पास, वैसी पहले तो थी नहीं। उन्हें पानी कहाँ से मिलेगा? ना उसको वो तो एकदम आदि मानव था, ना पाइप लाइनें वगैरह थी उनके पास, कुछ भी नहीं था। तो वो उसने क्या किया कि वो अपनी पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जहाँ पानी होता था नदियों के किनारों पर ही रहना उसने शुरू कर दिया। फिर खाने के लिए भी वो उसको सब कुछ चीज़ें चाहिए, तो उसने जंगलों में रहना शुरू कर दिया, जंगलों के आसपास रहना शुरू कर दिया ताकि वो वहाँ पर आसानी से जाकर फल है, सब्जियाँ हैं, अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ों को लेकर आ जाए और खा भी लेता था और अपने पास कुछ बचाकर संग्रह करके भी रख लेता था। और इसके अलावा वो जंगलों में जानवरों का शिकार भी करता था। ये देखो अपन ने अभी आगे पढ़ा था कि मानचित्र में नर्मदा नदी कहाँ पर है, तो ये नर्मदा नदी यहाँ बह रही है, ये नर्मदा नदी। अब यहाँ के आसपास लोगों ने रहना शुरू कर दिया और अपना जीवन चलाना शुरू कर दिया। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्तर पहाड़ियों का पता लगाओ। अब ये पूरा भारत का मैप है। ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम यहाँ पे दिया गया है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किर्तर पहाड़ियाँ, ये उत्तर और ये पश्चिम का एरिया है। यहाँ पर सुलेमान और किर्तर पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ये सुलेमान पहाड़ी है और ये किर्तर पहाड़ी। और इस पर्वत श्रृंखला पर लोग रहते थे और यहाँ पर उन्होंने गेहूँ और जौ की फसल को भी उगाना आरंभ कर दिया था यहाँ पर। और फिर धीरे धीरे उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल और जानवरों को भी पालना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे यहाँ पर उन्होंने गांव बना दिए, अपने समूह में रहने लगा, फिर गांव बन गए। फिर है उत्तर पूर्व में गारो।
ये उत्तर और ये पूरब का एरिया है। यहाँ पर ये है गारो पहाड़ी, इस पहाड़ी पर भी लोगों ने रहना शुरू कर दिया। फिर भारत के मध्य में है विंध्याचल पहाड़ी, ये भारत है पूरा, ये भारत का मध्य बीच वाला भाग है। इस भाग पर क्या है, विंध्याचल पहाड़ी, और यहाँ पर भी लोग रहना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। और यहाँ के लोगों ने सबसे पहले कौन सी फसल उगाई थी, चावल उगाई थी। ठीक है, अब ये भारत पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। अब इस मानचित्र में सिंधु नदी कहाँ पर है, ये सिंधु नदी, ये कहाँ से बहकर आ रही है, ये ऊपर हिमालय से यहाँ से बहकर आ रही है, बहते बहते आगे आकर अरब सागर में मिल रही है। लेकिन अब इसकी सहायक नदियाँ मतलब और छोटी छोटी नदियाँ कौन सी है इसकी, तो ये झेलम नदी, ये भी यहाँ से निकली है, निकलते निकलते आगे आकर सिंधु नदी में मिल गई। ये चेनाब नदी, ये भी यहाँ पर निकलते निकलते बहते बहते सिंधु नदी में आकर मिल गई। रावी नदी भी आकर मिल गई और सतलज नदी भी आकर सिंधु नदी में मिल गई। तो ये चारों नदियाँ क्या कहलाएगी, सिंधु नदी की सहायक नदी, मतलब सहायता करने वाली नदी, पानी को आगे बढ़ाने में सहायता करने। मतलब देखो, एक नदी का पानी आगे बह रहा है, फिर इनका पानी भी इसमें आकर मिलने लग गया, तो ये इसकी सहायक नदियाँ कहलाएगी। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है। जैसे सिंधु नदी में ये सारी नदियाँ आकर मिल गई थी, तो ये सारी नदियाँ क्या कहलाएगी, सहायक नदियाँ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले और इन्हीं नदियों के किनारे धीरे धीरे लोगों ने आकर रहना शुरू कर दिया। गंगा व इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ और गंगा नदी के किनारे लोगों ने 2500 वर्ष पहले रहना शुरू कर दिया। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। अब यहाँ पर इस मानचित्र में देखिए, गंगा नदी कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है गंगा नदी, ये गंगा नदी बहकर आ रही है। यहाँ बहते बहते गंगा नदी यहाँ आकर आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। अब इस गंगा नदी में कौन सी नदी आकर मिल रही है, ये देखो यहाँ से आ रही है सोन नदी, है ना, ये सोन नदी इसमें आकर मिल गई और आगे चलकर ये इसकी सहायक नदी बन जाती है। फिर अब ये गंगा नदी है और इस गंगा का जो दक्षिण वाला एरिया है, नीचे वाला दक्षिण का एरिया है, यहाँ पर है मगध। यहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली राजा थे और यहाँ पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। फिर लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर यात्रा की। अब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा भी करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। अब उस समय हवाई जहाज वगैरह ये तो थे नहीं, लेकिन फिर भी लोग, चाहे पहाड़ हो, नदियाँ हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, वे इन सबको पार करके जोखिम उठाकर अपनी यात्रा करते थे। अतः कभी लोग अभी यात्रा क्यों करते थे, तो काम की तलाश में करते थे। कभी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या सूखा पड़ गया, तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते थे। कभी कभी एक राजा जब दूसरे राजा पर या आक्रमण करता था तो वो युद्ध लड़ने के लिए जाते थे और इसलिए वो यात्राएं करते थे। फिर चौथा, वो व्यापार करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। फिर कुछ धार्मिक गुरु थे जो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। कुछ ऐसे लोग थे जो नए नए नगरों की खोज करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो इन सभी यात्राओं से क्या होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, जिससे उनके विचारों का आदान प्रदान भी होता था, नए नए विचारों को सीखते थे। ठीक है, तो ये तो सारा अपन ने पढ़ लिया। अब कल हम पढ़ेंगे आज लोग यात्राएं क्यों करते थे। पहले के समय में लोग यात्राएं क्यों करते थे और आज यात्राएं क्यों करते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।